नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आप सबको धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि इस धनतेरस पर, इस दिवाली पर आपके पास धन की, यश की कोई कमी ना हो। आइए अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आर्यन खान को बेल मिली तो उनका चैप्टर चर्चा से बाहर हो गया, लेकिन अब यह लड़ाई एक सरकारी अफसर और मंत्री के बीच आ चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है नवाब मलिक। उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार हमले जारी रखे हैं। आज तो हमलों की ये फहरिस्त पैंट, शर्ट और उनके जूते तक में आ चुकी है। तो आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के विवाद का ट्रेलर अभी लंबा खिंच रहा है और क्या असली पिक्चर अभी भी बाकी है। 42% लोग इस खबर को आज पसंद करते हैं, नंबर 1 पर रखते हैं। वहीं इंडिया आज धनतेरस के दिन यह भी जानना चाहता है कि आखिर कब तक चलेगा महंगे तेल का ये खेल, क्योंकि दिवाली का मौसम है, हर एक को ये महंगाई परेशान कर रही है। 40% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। जबकि आज 11 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें तय हो गया कि जहां जिसका राज है वहां पर उसकी जीत हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश अपवाद के तौर पर सामने आया, जहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसकी बहुत बड़ी वजह इसी तेल के खेल यानी महंगाई को माना जा रहा है। नवाब मलिक ने आज अचानक सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोज की तरह हर रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब समीर वानखेड़े की फिल्म में नवाब मलिक नया ट्विस्ट लेकर आए हैं। हजारों की शर्ट पैंट, लाखों की घड़ी और महंगे जूते। नवाब मलिक से वानखेड़े से पूछा है कि आखिर सरकारी नौकरी में इतना पैसा वो लाते कहां से हैं। अब आरोप लगा तो उसका जवाब देने के लिए वानखेड़े परिवार ने समीर की बहन यास्मीन को मोर्चे पर लगा दिया। आप भी देखिए आरोप प्रत्यारोप वाली ये मलिक वर्सेस वानखेड़े की स्टोरी का ये सबसे नया चैप्टर, जो जाति से निकलकर अब समीर वानखेड़े के जूते तक पर आ गया है। समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। किसी सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जो ऐलाने जंग किया है, वो पहले ड्रग्स से जाति तक आया और अब जाति से होता हुआ पैंट, शर्ट और जूते पर आ पहुंचा है। वानखेड़े की ईमानदारी पर फिर से सवाल उठाते हुए इस बार नवाब मलिक ने उनके कपड़ों की कीमत लगा दी है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े की शर्ट की कीमत 70,000 रुपए से शुरू होती है, पैंट की कीमत 1 लाख रुपए है, घड़ियों की कीमत भी 20 से 50 लाख रुपए तक होती है और वानखेड़े के जूते 2.5 लाख रुपए से कम कीमती नहीं होते। वानखेड़े के जूते कीमती हैं कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आरोपों के बाद फिर वही हुआ जो इतने दिनों से होता आ रहा है। पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाए और बचाव में उनकी बहन यास्मीन उतर आई, वो भी तीखे सवालों के साथ। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है?
हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद को कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े हैं, आपने उनसे नहीं पूछा? समीर वानखेड़े अभी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर हैं और बात जब महंगी लाइफस्टाइल और कमाई की आ ही गई है तो आपको बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का पद एक कैटेगरी में आता है जिसका पे स्केल PB3 बैंड का होता है। इस बैंड में अधिकारी को 15,600 से 39,100 रुपए तक का पे स्केल मिलता है। इस पद पर बैठे शख्स का कुल वेतन 78,800 से 2,09,200 रुपए तक हो सकता है। किसी भी अधिकारी की सैलरी वरिष्ठता के आधार पर तय होती है। क्योंकि समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं, तो उनकी अनुमानित सैलरी 1,09,000 के करीब हो सकती है। सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी को घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसी कई सहूलियत भी मिलती हैं। हालांकि उनका वेतन इतना नहीं होता कि वो अपने वेतन से लाखों रुपए की शर्ट, पैंट और जूते पहने। हालांकि जाति से जूते तक की जंग अब जल्द नहीं थमेगी, क्योंकि इसमें समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े भी कूद गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया, समीर की सारी संपत्ति उनकी मां ने बनाई है जब वो जीवित थी, जो निश्चित रूप से 50 और 100 करोड़ के लायक नहीं है। समीर 15 साल की उम्र से इस संपत्ति के मालिक हैं और सिविल सर्विस नियमों के मुताबिक वो हर साल सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। कोई भी संपत्ति बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। इस पूरे विवाद में सब बोल रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े ने चुप्पी साध रखी है। अब आज की लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं। लीड स्टोरी यही जो भी आपने देखा, नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े। नवाब मलिक पहले दिन से समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो हर रोज जनता की अदालत में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत भी पेश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी। समीर वानखेड़े और उनका पूरा परिवार नवाब मलिक के आरोपों को झुठलाता तो है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं करता। मेरी राय की अब बारी है और मेरी राय है कि जब बात जनता की अदालत में पहुंची गई है तो नवाब मलिक की तरह ही समीर वानखेड़े को भी अपनी सफाई में सबूत जनता की अदालत में ही पेश करने चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। दोनों नंबर स्क्रीन पर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, पूरे बुलेटिन के दौरान फ्लैश होंगे और आखिर में हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे। अब आप देखिए कि अपने आरोपों के पक्ष में नवाब मलिक ने क्या क्या सबूत पेश किए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पेश करके साबित करने की कोशिश की कि समीर अनुसूचित जाति से नहीं है, वो मुस्लिम हो चुके थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। निकाहनामा पेश करके ये साबित करने की कोशिश की कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उसी की धर्म की कोशिश की कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उसी की धर्म के तहत उन्होंने पहली शादी की थी। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी कर्मचारी की कथित चिट्ठी दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये टारगेट करके लोगों को फंसाते रहे हैं और यास्मीन वानखेड़े और ड्रग्स पैडलर के बीच व्हाट्सएप चैट दिखाकर नवाब मलिक ने यह साबित करने की कोशिश की कि वानखेड़े और उनके परिवार का ड्रग्स पैडलर के साथ नाता रहा है। नवाब मलिक का आज का आरोप है कि समीर वानखेड़े लाखों के कपड़े और बेल्ट, घड़ी, जूते जो कि महंगे हैं, हजारों रुपए में आते हैं, वो पहनते हैं। यह आरोप कितना सही है, कितना गलत, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि आम आदमी का भले ही थोड़ी सी महंगाई में दम घुटने लगता है, लेकिन रईसों के लिए इतनी महंगी चीजें बिकती हैं कि आप उनकी कीमतों को सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हां, धनतेरस का दिन है, लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं और महंगे लोग, रईस लोग किस तरह की चीजें खरीदते हैं उसका जरा नजारा देखिएगा। अगर आप गुच्ची कंपनी की शर्ट खरीदेंगे तो एक शर्ट की कीमत 52,000 से 1 लाख रुपए के बीच की आती है।
वहीं आप ब्रांडेड अरमानी की शर्ट खरीदने जाएंगे तो वो 50,000 रुपए तक की आती है, हमारे देश में मिलती है, तक में आती है। जबकि गुची की पैंट 60 से 70,000 रुपए की कीमत की बताई जाती है। और अगर घड़ी की बात करें तो कार्ल एफ बुकरर की जो घड़ी है वो 23,52,000 रुपए की है, जबकि ज़ेरोड पैरागो की घड़ी को 27,40,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। अगर राडो घड़ी की बात करें तो उसके खरीदने में भी आपको 5 से 6 लाख रुपए लगाने होते हैं। वैसे ही बेल्ट की बात की जाए जो कमर में बांधी जाती है, गुची कंपनी की बेल्ट 37,000 रुपए की है। वहीं पॉल पाकमैन के जूते 2 से 2.5 लाख रुपए में आते हैं, जबकि नाइकी एयर जॉर्डन के जो जूते हैं वो भी खरीदने में 2 लाख के रुपए के ऊपर लग जाते हैं। सवाल वानखेड़े के पैंट शर्ट पर उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इतने पैसे उनके पास आते कहां से हैं। आखिर क्या है वानखेड़े के पुश्तैनी संपत्ति, इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, सूरज ओझा और रौनक कुकड़े की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समीर वानखेड़े वो नाम जिसकी पहचान बेधड़क, निडर, ईमानदार और सबसे बड़े सिंघम के तौर पर होती थी। लेकिन नवाब मलिक ने वानखेड़े की इसी छवि पर सवालों की बौछार कर दी है। एक आरोप का शोर थमता नहीं है कि नवाब मलिक नए आरोप लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज भी उन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली के लिए दुबई और मालदीव कनेक्शन का आरोप लगाया। आप मालदीव में थे, मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। और इस बीच एबीपी न्यूज को समीर वानखेड़े की संपत्ति से जुड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक समीर वानखेड़े के पास महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 4 एकड़ जमीन है। ये संपत्ति पारिवारिक है जिसमें वानखेड़े का हिस्सा है। इसके अलावा वानखेड़े के पास मुंबई में 800 स्क्वायर फीट का घर भी है जो उन्हें उनकी मां ने 2004 में दिया था। मुंबई में 700 स्क्वायर फीट का दूसरा घर भी वानखेड़े के पास है जिसे 1999 में उनकी मां ने ही खरीदा था। समीर की मां जाहिदा वानखेड़े का निधन 2015 में हुआ था। तब से उनकी मां से जुड़ी हर संपत्ति का मालिकाना हक समीर वानखेड़े के पास ही है। समीर वानखेड़े की एक आंटी थी जिनकी कैंसर से मौत हो गई थी और उनके बच्चे नहीं थे। जानकारी के मुताबिक उनका मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था जिसके मालिक फिलहाल समीर वानखेड़े है। वहीं नवी मुंबई में भी 1995 में एक घर जो है 1100 स्क्वायर फीट का खरीदी किया गया था जिसे फिलहाल किराए पर दिया गया है। ऐसा नहीं कि समीर को सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली है, बल्कि समीर ने अपनी कमाई से भी मुंबई में आशियाना खरीदा है। समीर वानखेड़े ने साल 2016 में 1100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट को खरीदने के लिए पत्नी क्रांति रेडकर ने अपना महड़ा का फ्लैट बेचा था। मां के देहांत के बाद मिले LIC के पैसे और सैलरी का कुछ हिस्सा मिलाकर भी ये फ्लैट खरीदा गया है। इसके अलावा जिस सी मास्टर घड़ी की बात नवाब मलिक ने की, वो घड़ी साल 2005 में समीर वानखेड़े की मां ने 55,000 रुपए में खरीदी थी और समीर वानखेड़े को गिफ्ट की थी। उस समय समीर वानखेड़े की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी लगी थी। तो आपने देखा कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि वो ड्रग्स के नाम पर वसूली करते हैं और इसके लिए ही मालदीव की उन्होंने यात्रा भी की थी। उनका कहना है कि एक बार की मालदीव यात्रा में 15-20 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं अगर आप सब परिवार जाएं, लेकिन इतना खर्च आता नहीं है। अगर आप नवंबर के सुहाने महीने में मालदीव जैसी देश में जाते हैं तो एक आदमी का दोनों तरफ का किराया 55 से 75,000 रुपए के बीच इस वक्त बताया जा रहा है। ऐसे में 4 लोगों का किराया 2,20,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का हो सकता है। किसी 5 स्टार होटल में एक दिन का किराया 30 से 50,000 रुपए का आता है। ऐसे में 7 दिन का किराया 3 से 4 लाख रुपए तक जोड़ा जा सकता है। इनके अलावा घूमने फिरने का खर्च अगर 2 लाख रुपए और जोड़ लें तो कुल खर्च 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
और अगर आपने 2 अलग अलग कमरे लिए हैं क्योंकि आप परिवार में हैं तो उसको आप डबल कर लीजिए, तो करीब करीब ये खर्चा 15-16 लाख के आसपास हो सकता है। तो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जंग का अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है। इन दिनों पंजाब कांग्रेस में भी चल रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए अब भस्मासुर जैसे साबित हो रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की नवजोत सिद्धू पर यह खास रिपोर्ट। पौने 5 साल ठोका ठोक ते आखिरी 2 महीने आ भी ले उन्होंने पूछो कित्थों देगा। झूठ बोलता है बंदा जिहड़ा कहंदा खजाने भरे हुए। इस धर्म युद्ध दे विच मैं हार नहीं सकता, मैनूं पता मेरी हार लिखी नहीं। पंजाब की जनता को सिद्धू बाहें फैलाए मैं हूं ना क्यों कह रही हैं? ये हम आपको बताएं उससे पहले पौराणिक कथाओं पर आधारित ये सीन देख लीजिए। अब सवाल यही है, क्या कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन गए हैं सिद्धू? आखिर चाहते क्या हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्या पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं सिद्धू? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह भस्मासुर को दिया गया भगवान शिव का वरदान उन पर ही भारी पड़ गया था, वैसे ही सिद्धू को दिल्ली से मिला वरदान कांग्रेस और उसके नेताओं पर भारी पड़ रहा है। सिद्धू न दाएं देख रहे हैं न बाएं, वो सबको एक ही सुर में नाप रहे हैं। अपने ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी नहीं बख्श रहे हैं। पौने 5 साल ठोका ठोक इनू टा उनू सिट एते जुल्म एदे हक खो ते आखिरी 2 महीने आ भी ले ला उन्होंने पूछो कित्थों देगा। सिद्धू सत्ताधारियों को तो कोस रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जिन 25 सालों का जिक्र वो कर रहे हैं उस दौर में कांग्रेस का भी लंबा शासन रहा है और सीएम के चेहरे पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष की मुहर लगती थी। सिद्धू की सेल्फ स्टाइल्ड पॉलिटिक्स से उन्हें तो वाहवाही मिल रही है, लेकिन पार्टी का पलीता लग रहा है। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू को दरअसल समझना होगा कि वो आखिर चाहते क्या हैं। अपने दम पर पार्टी चलाना चाहता है या पार्टी के दम पर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब वो अपनी जिद से पीछे हटेंगे तभी शायद कांग्रेस का भला होगा, वरना यह आपस की खींचतान कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत भारी पड़ सकती है। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मेरी राय है कि जब बात जनता की अदालत में पहुंची है तो नवाब मलिक की तरह ही समीर वानखेड़े को भी अपनी सफाई में सबूत पेश करना चाहिए। आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं, इसके लिए आप हमको मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। अभी तक 57% लोग मेरी इस राय से सहमत दिखाई देते हैं, 43% असहमत हैं। जब बात जनता की अदालत में पहुंची चुकी है तो नवाब मलिक की तरह ही समीर वानखेड़े को भी अपनी सफाई में सबूत पेश करने चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। हजारों लोग लगातार मिस कॉल दे रहे हैं। 57% लोग इस राय से सहमत हैं। शो के आखिर में हम फाइनल रिजल्ट भी जरूर दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज धनतेरस है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके अवतरण दिवस के रूप में धनतेरस का यह त्योहार मनाया जाता है। साथ ही माना जाता है कि धनतेरस पर धन बरसेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, अगर उस रफ्तार पर लगाम नहीं लगी तो अगले धनतेरस पर 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आपको खरीदना पड़ सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बालाघाट में देश का सबसे महंगा पेट्रोल यहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे आने लगे ऐसे लगता है जहाँ हॉस्पिटल चले हैं।
पेट्रोल खर्चा निकाले, घर का खर्चा निकाले। एक आम आदमी की कमर टूट गई है। इतने तो सैलरी नहीं, जितना पेट्रोल में पैसा फूक रहे हैं। धनतेरस पर धन बरसे, आमतौर पर लोग यही शुभकामना देते हैं, लेकिन इस बार धन की पोटली खाली है, क्योंकि तेल की कीमत का बढ़ना जारी है। महंगाई की इस मार से जनता कराह रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी तेल की कीमतों पर ब्रेक नहीं लग रहा। धनतेरस के दिन भी लोगों को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर तेल कंपनियों ने कहा शुभ धनतेरस। बहुत नुकसान हो रहा है और हमारा त्योहार ही खराब हो गया इसकी वजह से। त्योहार का बजट कम से कम महीने का 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का घर का बजट है और कमाई है 10,000 रुपये। हमने वोट दिए थे अच्छे दिन आने के नाम पे और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि साइकिल ही वापस लेनी पड़ेगी। पहले पेट्रोल 100 पार, फिर 110 पार और अब तो देश के 6 शहरों में ये 120 के पार पहुंच गया है। और मैं अभी पेट्रोल पंप पे आया तो यहाँ पे मैंने 120 रुपये देखे और यहाँ पे मेरे पास जेब के अंदर 100 रुपये थे। मैं यहाँ पे 100 रुपये कमाने के बाद यहाँ पे पेट्रोल भराकर घर पे चला जाऊँ तो मेरे घर वालों को कौन खुलाएगा? समझ ये नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊंगा, क्या चीज़ करना। इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि दिमाग एकदम खराब है समय पर सरकार के ऊपर। इतना समझ में नहीं आता। जो हमको तेल 500-600 में पूछ जाता है, आज 1200-1300 का डलवा रहे तो भी नहीं पूछ रहा। दर्द तो होगा ही। कमाई का बड़ा हिस्सा अगर तेल भराने में चला जाए तो इंसान त्योहार कैसे मनाए? तो जो चीज 200 रुपए में डल जाती थी वो 300 रुपए में भी पूरी नहीं हो पा रही। एक मोनोपोली इनकी बन गई है। अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है इसका कोई परवाह नहीं है। दाल रोटी का बिल्कुल अभाव इस समय आदमी के सामने हुआ पड़ा है। सरकारें तो आती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन सामना तो जो मतलब लोगों को, आम लोगों को ही करना पड़ता है। ओपोजिशन पार्टी को उनके ऊपर बनाना चाहिए प्रेशर। वो खुद कुछ नहीं कह रहे, वो भी कहते ना हमें कोई पूछने वाला ना कुछ। सवाल यह कि तेल के दामों पर आखिर ब्रेक कब लगेगा? जनता कब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी का झुंझुना पकड़कर जेब खाली करती रहेगी? 2 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 102 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, जो एक महीने बाद यानी 2 नवंबर को बढ़कर 110 रुपए 4 पैसे पर है। पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमत करीब 8 रुपए बढ़ चुकी है। अगर इसी रफ्तार से पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो 5 महीने में ये 150 रुपए और 11 महीने में 200 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो सवाल है कि ये डीजल पेट्रोल की कीमतों का सुरसा वाला मुंह छोटा कब होगा? अब आने वाले समय में क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल अब महंगा ही जाना है, सस्ते का जमाना गया। अब जो राहत दे सकती है वो सरकारें दे सकती हैं। केंद्र सरकार अपने टैक्स कम कर दे, राज्य सरकारें अपने टैक्सेस कम कर दें, राजनीति इस पर बंद करें, बयानबाजी बंद करें। पेट्रोल डीजल की महंगाई का सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है और घर के बजट से होता हुआ ये देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। जिस धनतेरस के त्योहार में लोग खरीदारी के लिए उमड़ते थे, अब वो पैसा तेल खरीदने में जा रहा है तो बाजार पर इसका असर तो होगा ही। धनतेरस तो तेल के रोने में चला गया, अब दिवाली एक दिन दूर है। जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिलहाल तो उस पर ब्रेक लगता नजर नहीं आता। अब ऐसे में दिवाली का त्योहार लोगों की खुशियों को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जेब का बोझ बढ़ा रहा है। ये बात सही है कि तेल की कीमत बाजार के भरोसे है, इसीलिए तेल की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं बताया जाता। इधर पिछले कुछ समय से तेल की कीमत पर महंगाई छाई है, लेकिन सरकारों की कमाई तेल से ही बढ़ती जा रही है। 2014-15 में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम से 1,72,065 करोड़ रुपए कमाए थे। 6 साल बाद 2020-21 में सरकार की कमाई 4,55,069 करोड़ रुपए हो गई। और इस साल अप्रैल से जून का समय भीषण कोरोना काल था। बावजूद इसके तेल से ही 2021-22 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार की कमाई 90,750 करोड़ रुपए हुई। वैसे ही राज्य सरकारों की बात करें तो 2014-15 में राज्यों की तेल से कमाई 1,60,554 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर
2,17,650 रुपए हो गई, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में कमाई 61,613 करोड़ रुपए हुई थी। तेल के खेल में तेल कंपनियां हों या फिर केंद्र और राज्य की सरकारें सब कमाई कर रही हैं, बस जनता ही है जिसके लिए ये बोझ उठाना अब नामुमकिन सा हो गया है। पेट्रोल डीजल लोगों की जरूरत है और महंगाई पर इसका सीधा असर है। जीएसटी के दायरे में लाकर लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन सरकारों से जब जब सवाल किया जाता है तो उनके पास दलीलों की लंबी लिस्ट होती है और एक पार्टी दूसरी पार्टी की राज्य सरकार पर ब्लेम करती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राज्य सरकार अपने गिरेबान में झांककर अपनी जनता का फायदा करती हुई नहीं दिखाई देती। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, केंद्र सरकार टैक्स से कमाई कर रही है, अलग अलग राज्य सरकारें वैट से तिजोरी भर रही हैं। तेल के इस खेल में सब फायदे में हैं, सिवाय उनके जिनके लिए तेल खरीदना मजबूरी भी है और जरूरत भी। हम लोग तो मजबूरी है, सरकार जो कर रहा है, सरकार अपने अपने रास्ते में चलता है, हम लोग तो कुछ करने का हिम्मत नहीं है। किसान है वो खेत में साइकिल पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, ट्रैक्टर ले जाना भी, लेके एक चक्कर खेत में आते हैं तो 1 लीटर तेल खाता है तो 100 रुपये का डीजल लेके आने वापस अगर भाई करनी है तो वो अलग खर्चा है। खेत में एक चक्कर लगाने का 100 रुपये का डीजल लग रहा है। अब जरा इसी बात को दूसरी तरह समझिए। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की बढ़ती कीमतों का हवाला देती हैं, लेकिन अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार एक्साइज कम नहीं करना चाहती और राज्य सरकारें वैट का हिस्सा नहीं छोड़ना चाहती। तेल से सबको फायदा चाहिए, जनता का तेल निकलता है तो निकले। हमारे जमाने में $120 बैरल तेल खरीदते थे, तब हम 67 रुपए में पेट्रोल देते थे और 60 रुपए 67 और डीजल जो है और भी कम 50 रुपए कर ले। और अब तो सिर्फ इनको 50, 60, 70 बैरल में आधे दामों पे बाहर से मिल रहा तेल। इसके बावजूद इतने महंगे दाम पे कि पता नहीं ये 150 रुपए लीटर पे जाके पेट्रोल रुकेगा, 125 रुपए लीटर पे जाके डीजल रुकेगा। उससे हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लोग त्राई कर रहे हैं। अब जरा तेल कंपनियों के मुनाफे पर गौर कीजिए। अप्रैल से जून 2021 की तिमाही में बीपीसीएल ने 1501 करोड़ से ज्यादा का, तो एचपीसीएल ने 1795 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हासिल किया है। जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही में आईओसीएल को 6360 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा मिला है। कुछ इसी तरह से अपने फायदे के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज और वैट नहीं हटाती। अगर दिल्ली में 1 नवंबर को तेल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे थी। इसमें टैक्स का हिस्सा 58 रुपए 21 पैसे था, यानी कुल कीमत में 53% हिस्सा जनता टैक्स के रूप में दे रही है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का टैक्स शामिल है। इसी तरह 1 नवंबर को दिल्ली में डीजल की कीमत थी 98 रुपए 42 पैसे। इसमें केंद्र और राज्य के टैक्स का हिस्सा था 46 रुपए 17 पैसे, यानी तेल की कुल कीमत में 47% हिस्सा टैक्स है। अब अगर तेल की यही कीमतें बाकी सामानों की तरह जीएसटी के दायरे में आ जाए तो जनता के लिए बड़ी राहत हो जाएगी। दिल्ली में 1 नवंबर के रेट से देखें तो पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आता तो कीमतें क्या होती। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत होती 65 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट होते 66 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि सरकारों के अपने बहाने और दलील हैं। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल हमसे ज़्यादा महंगा है, हमसे ज़्यादा उन्होंने टैक्स दे रखा। ये सही है कि जब विकास के काम एक तरफ होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा तो विकास के लिए पैसा आ रहा है, संग्रह आ रहा है, लेकिन सरकारी खजाना बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की जेबें सर खाली हो रही हैं, उनको परेशानी हो रही है। देखिए ऐसा है, सभी प्रकार की जब हम किसी विषय के ऊपर बात करते हैं तो इन टोटलिटी में ही देखना चाहिए। तो दिल्ली जैसे राज्यों के पास तो बहुत थोड़े ही ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो केंद्र सरकार के मुकाबले बहुत कम है। अगर केंद्र को सरकारों से, राज्यों से कंपटीशन भी करना है तो बराबर कर ले कम से कम, कि जितना राज्य सरकार टैक्स ले रहे हैं। मतलब जीएसटी में भी तो ये होता है कि जितना राज्य सरकार लेती है उतना केंद्र लेती है। वैट हमने नहीं बढ़ाया है,
ये कमलनाथ जी जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, उनका बढ़ाया हुआ बेट है। सवाल का जवाब वो ठीक देंगे कि उन्होंने क्यों बढ़ाया और क्यों झूठा लिखित में झूठ परोसा जनता को। नेताओं के पास सारे जवाब हैं, बस इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है कि तेल की कीमतें कम कैसे होंगी, क्योंकि इसी जवाब में तो छिपा है कमाई का गणित। महंगाई की मार जनता को पड़ रही है तो नेताओं को भी महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। नेताओं की बात करें तो आज देश के 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जबकि 3 लोकसभा सीटों पर इन उपचुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव वाली सभी सीटें हार गई है। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और वहां वो लोकसभा की वो मंडी सीट भी हार गई जो इससे पहले बीजेपी के ही पास थी। लोकसभा के लिए कुल 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी बस मध्य प्रदेश की खंडवा सीट जीत पाई है, जबकि मंडी से लेकर दादर नगर हवेली दोनों सीटें पार्टी हार गई। दादर नगर हवेली में शिवसेना जीती है, जिसकी महाराष्ट्र के बाहर पहली लोकसभा सीट पर यह जीत है। हिमाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को झटका लगा है। वहां 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी चारों हार गई, जिनमें वो दोनों सीटें भी हार गई जो अप्रैल के विधानसभा चुनाव में जीती थी। दिनहट्टा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जीते थे, जबकि शांतिपुर से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। और इस हार के बाद अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि महंगाई का असर इन चुनावों पर देखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा और विधानसभा की उपचुनावों में हार के कारण गिनाने लगे तो भीतरघात और अनुशासनहीनता की बात करते करते असल मुद्दे भी उनकी जबान पर आ गए, और वो है महंगाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इस जश्न ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहां लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। इस हार के बाद सवाल उठता है कि क्या जयराम पर पराजय राम होने का ठीकरा तो नहीं फूटेगा? जयराम ठाकुर अपनी हार को इन तर्कों से सहला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी। महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। साल के आखिर में गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का इम्तिहान होना है, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों को रुझान के तौर पर देखें तो बीजेपी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं दिखता। मंडी में लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, जहां से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं। वहीं अर्की सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की वजह से खाली हुई थी, जहां कांग्रेस जीत गई है। जुब्बल कोटखाई से बीजेपी नेता नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी बनकर लड़ गए। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीत गई। वैसे ही फतेहपुर सीट से भी बीजेपी के बागी राजन सुशांत चुनाव लड़े और उस बगावत का फायदा कांग्रेस को मिल गया। लोग वहाँ परिवर्तन चाहते, यहाँ भी पूरी ताकत भाजपा ने लगाई, लेकिन इसके बावजूद हारे और विपक्ष जीता। आज कांग्रेस पार्टी वहाँ विपक्ष में है और उसने इतनी बड़ी विजय वहाँ पे हासिल की है। तो अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है? आप देखिए कि इसी साल बीजेपी ने उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्रियों के दर्शन करवा दिए। अब जयराम ठाकुर भले ही हार का ठीकरा महंगाई और अनुशासनहीनता पर फोड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी का ठीकरा उन पर भी फूट सकता है। आखिर 4 साल से राज तो उनका ही है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चुनाव में जीतती तो एक ही पार्टी है, हारती कई पार्टियां हैं, लेकिन लोकतंत्र को इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जीतना ही चाहिए।
और जिंदगी की जीत के लिए जरूरी है कि आप इस वक्त मास्क जरूर पहनिए। एबीपी न्यूज इंडिया #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजकर। इसे हम रोज दिखाते हैं यही इंडिया चाहता है में, और आपकी तस्वीरों को दिखाकर मकसद बहुत साफ है कि जो लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिल सके। तो अब आज इसी तरीके से पार्टिसिपेट करिए, अपनी मास्क वाली सेल्फी हमको भेजते रहिए। और अब आज की लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। मेरी राय यह है कि जब बात जनता की अदालत में पहुंची है, नवाब मलिक की तरह ही समीर वानखेड़े को भी अपनी सफाई में पब्लिक में सबूत पेश करने चाहिए। मेरी राय से अभी 62% लोग सहमत हैं। आप सहमत हैं या असहमत हैं तो मिस्ड कॉल दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। बुलेटिन के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाया जाएगा, कितने लोग सहमत हुए, कितने लोग असहमत। बात करते करते 1% और बढ़ गया। अब ये 63% लोग मेरी राय के साथ सहमत नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।